जो इंसान सीसीटीवी फुटेज लेकर आया था ये कोई और नहीं अक्षय का असिस्टेंट राघव था। अक्षय ने राघव को सीसीटीवी फुटेज को टीवी पर दिखाने को कहा। राघव ने कनेक्ट किया। सभी मल्होत्रा फैमिली के लोग दिल थाम कर फुटेज देखने का इंतजार कर रहे थे। तभी सीसीटीवी फुटेज टीवी पर शो हुई। वहां पर टाइम दिखाया गया था जब साहिल शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए अपने रूम की जगह किसी और कमरे में गया था। ये देखकर वसुधा जी ने गुस्से से साहिल की तरफ देखा और कहा, नालायक लड़के, गलती तो तेरी है, तू ही घुसा उसके कमरे में। अब तू मल्होत्रा का बेटा है, थोड़ा बहुत हैंडसम है तो बहुत सारी लड़कियां तेरे पीछे पड़ी रहती है, और अगर तू खुद किसी लड़की के कमरे में घुसेगा तो वह लड़की अपने हाथ से मौका जाने ही क्यों देगी। तो गलती यहाँ पर तेरी है। अब आगे सीडी चला। इतना कहकर उन्होंने राघव को इशारा किया। राघव ने सीसीटीवी फुटेज को फिर से शुरू किया। ये फुटेज कमरे के अंदर की थी जो कि हिडन कैमरा से ली गई थी। ये देखकर साहिल ने मन ही मन कहा, अब तो मैं गया। उसने इतना कहा ही था कि सबने देखा कि कैसे वह लड़की साहिल पर टूट पड़ी थी। साहिल भी बहक गया था पर बाद में उसने खुद को संभाल लिया था। सब लोग ये सब हैरानी से देख रहे थे। साहिल बेचारा चुपके चुपके सबके एक्सप्रेशन देख रहा था। वही पीहू तो चिप्स लेकर ही खाने को बैठ गई थी। वह सीसीटीवी फुटेज को किसी शो की तरह देख रही थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, राघव ने फुटेज बंद कर दी। राघव को बंद करता देख वसुधा जी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे नालायक, फिर से शुरू कर। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने थोड़े गुस्से में कहा, वसुधा तुम पागल हो, तुम अपने पोते को इस तरह से कैसे देख सकती हो। वसुधा जी ने कहा, तो क्या हुआ, इसे बचपन से पाला है। साहिल ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर, दादी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र बच्चे पैदा करने की है, आप ऐसे मत करो, मुझे शर्म आती है। इतना कहकर वो अपना मुंह छुपाने लगा। उसकी बात सुनकर कृपा जी ने उसके सर पर मारते हुए कहा, नालायक लड़के, जब मुंह छुपाने के लायक तूने हमें छोड़ा नहीं तो अब तू क्यों छुपा रहा है अपना। वैसे ये लड़की कौन है, जरा पता करके बताओ। अक्षय ने पहले से ही इस चीज का इंतजाम कर लिया था। उसने अपने कुछ लोगों को उस लड़की की फोटो भेजकर पता करने को कहा था। कुछ देर बाद अक्षय के मोबाइल पर उस लड़की के बारे में जानकारी आ गई। लड़की के बारे में पढ़कर अक्षय के चेहरे के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। वहीं अक्षय के एक्सप्रेशन देखकर पूरी मल्होत्रा फैमिली दिल थाम कर बैठी हुई थी। तभी वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा कि मेरी होने वाली दूसरी बहू किस परिवार से हैं। अक्षय के एक्सप्रेशन पूरी तरह से काले पड़ गए थे। अक्षय को कुछ ना कहता देख पीहू अपनी जगह से खड़ी हुई और अक्षय के हाथों से मोबाइल देखकर इंफॉर्मेशन पढ़ने लगी। इंफॉर्मेशन पढ़कर उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक नज़र साहिल की तरफ देखा जो बड़ी ही उम्मीद से पीहू की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब मेरा क्यूट सा देवर तो गया। तभी वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए, कौन है बेटा। पीहू ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, दादी जो लड़की साहिल के साथ कल थी उसका नाम है अनिका ठाकुर। नाम सुनते ही साहिल ने खुशी से मन ही मन कहा, तो मेरी जानेमन का नाम अनिका ठाकुर है। इससे पहले कि वह और ज्यादा खुश हो पाता, पीहू ने उसके सर पर बम फोड़ते हुए कहा, और यह एक गैंगस्टर है। पीहू की बात सुनकर पूरी मल्होत्रा फैमिली हैरान हो गई। फिर अचानक से संगीता जी ने खुशी से कहा, माँ हमारी क्या किस्मत है, हमें गैंगस्टर बहू मिली है। हम पहले से ही इतने अमीर हैं, ऊपर से यह हमारा बेटा भी तो अंडरवर्ल्ड में है, तो फिर गैंगस्टर बहू से क्या प्रॉब्लम है हमें। सोचिए माँ, सोचिए। डॉक्टर, कलेक्टर बहुएं तो सभी को मिलती है पर हमें गैंगस्टर बहू मिल रही है। वहीं संगीता जी का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वसुधा जी भी खुशी से चिल्लाने लगी और साथ में कृपा जी भी। वही साहिल बेचारा अपने सर पर हाथ रख के सोफे पर बैठ गया। उसकी हालत देखकर अवनी पेट पकड़कर हंसने लगी और सात्विक भी बेचारा साहिल सर पर हाथ रखकर सोफे पर इस तरह से बैठा हुआ था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। साहिल ने मन ही मन कहा, मतलब मेरी जानेमन गैंगस्टर निकली।
साहिल बेचारा टेंशन के मारे सोफे पर अपना हाथ रख कर बैठा हुआ था और उसकी तीनों माताएं खुशी से चिल्ला रही थी। उन्हें इस तरह से खुश होता देख साहिल ने मन ही मन कहा, मतलब मेरी जानेमन तू गुंडी निकली और मेरी माता है पहले से ही किसी गुंडों से कम नहीं है, उसके आने के बाद तो ये सच वाली क्रिमिनल बन जाएंगी और फिर घर में ही बंदूक लेकर घूमेंगे। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैंने अपनी वर्जिनिटी गैंगस्टर को दे दी, अब मैं उसके अलावा किसी और से शादी भी नहीं कर सकता। फिर उसने खुद को हिम्मत देते हुए मन ही मन कहा, तो क्या हुआ, वह गैंगस्टर है तो मैं भी थोड़ी कम, मैं भी साहिल मल्होत्रा हूँ, अब चाहे वह गैंगस्टर हो या फिर मॉन्स्टर बीवी तो अब उसे मेरी ही बनना होगा। इतना कहकर साहिल उठकर खड़ा हो गया और जाकर सीधा अपनी तीनों माँओं के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने वसुधा जी की तरफ देखकर कहा, तो दादी अब तो उसके बारे में पता भी चल गया है और आपको तो आपकी बहू पसंद भी आ गई है, तो फिर देरी किस बात की, मेरी चट मंगनी पट शादी करवा दो ना। साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने खुशी से कहा, तुम मेरा असली पोता है, वरना इन नालायकों ने तो मुझे शादी करने के लिए कितना इंतजार करवाया और तू खुद आकर शादी के लिए कह रहा है, मुझे गर्व है बेटा तुझ पर। इतना कहकर वसुधा जी ने साहिल का कंधा थपथपाया। फिर उन्होंने संजय जी, करण जी और ओम जी की तरफ देखकर, जल्दी से इसके परिवार के बारे में पता करो, कल हम शादी की बात करने के लिए उनके घर जा रहे हैं। इतना कहकर वसुधा जी फिर से अपनी दोनों बहुओं के साथ बात करने लगी, उनके साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रही थी। पीहू को याद था पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जब साहिल ने उसे क्लब जाने के बारे में पिछली बार पूछा था तब उसने ये कहकर मना कर दिया था कि उसे क्लब जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसी वजह से अक्षय ने उनमें से किसी को भी नहीं जाने दिया था। उसने मन ही कहा, अनिका बहुत जल्दी आने वाली हो तुमसे मिलने। इतना सोचकर पीहू मुस्कुराने लगी। पीहू ने अपना मोबाइल जल्दी से निकालकर किसी को मैसेज किया और पूछा, अनिका कल रात कहाँ थी। उधर जब यह मैसेज उस इंसान को मिला तब उसने जल्दी से रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता, पर वो कल अपने दोस्तों के साथ शायद क्लब गई थी पर आज सुबह लौटी है। पीहू ने फिर से मैसेज टाइप किया, तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज है, कल अपने घर पर ही रहना। इतना कहकर पीहू ने अपना मोबाइल रख दिया और मुस्कुराने लगी। असल में अनिका अर्नव की जुड़वा बहन थी। अर्नव जो कि पीहू का फ्रेंड था। अर्नव, आकाश, मिस्टी, खुशी और पीहू, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अनिका बचपन से ही अलग रही थी क्योंकि उसकी अर्नव के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वैसे तो पीहू ने सीसीटीवी फुटेज में ही अनिका को पहचान लिया था, पर वो कंफर्म करना चाहती थी। जैसे ही उसने अनिका का नाम पढ़ा और ये देखा कि वो गैंगस्टर है, उसे हैरानी नहीं हुई क्योंकि वह अर्नव के परिवार के बारे में अच्छे से जानती थी। अर्नव एक अकेला था उनके परिवार में जो नॉर्मल लोगों की तरह हरकतें करता था, वरना ये सोच कर पीहू का हंसी से बुरा हाल हो रहा था कि जब उसके पागल ससुराल वाले ठाकुर परिवार से मिलेंगे तब उनका क्या रिएक्शन होगा उसे, खास करके अनिका के पापा ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो कि एक नंबर के उल्टी खोपड़ी के इंसान थे और पागलपंती में उनका कोई जवाब ही नहीं था। उनके बारे में सोच कर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसने कल ही यह बात अपने परिवार वालों को कहने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वही सबके जाने के बाद अक्षय ने एक नज़र अपनी बीवी की तरफ देखा जो अपनी ही सोच में गुम थी। उसने झट से पीहू को खींचकर अपने गले से लगाकर कहा, अब तुम इन सब के बारे में सोचना छोड़ो और मेरे साथ चलो। पीहू ने हैरानी से कहा, कहाँ? अक्षय ने कहा, सरप्राइज है। इतना कहकर अक्षय पीहू को लेकर घर के एक कोने में चला गया। घर काफी ज्यादा बड़ा था इसलिए अभी तक पीहू ने पूरा घर भी नहीं देखा था। अक्षय धीरे धीरे पीहू को लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद देखा वह एक बड़े से कमरे के सामने खड़े थे जो कि बाहर से बहुत खूबसूरत और बड़ा लग रहा था।
पीहू ने हैरानी से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? अक्षय ने कहा, पहले अंदर तो चलो। अक्षय ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक नजर अक्षय की तरफ देखा और कहा, ये क्या है? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा? पीहू खुशी से दौड़ती हुई सीधा कर अक्षय के गले लग गई। उसने अक्षय के गालों पर बहुत बार किस करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो अक्षय, आई लव यू वेरी वेरी मच। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे प्यार से गले लगाकर उसके माथे पर किस किया। असल में ये कमरा एक बहुत ही बड़ा हॉल था जिसमें अलग अलग सेक्शन अक्षय ने बनाए थे, वह भी सभी पीहू के लिए। एक सेक्शन पीहू को पेंटिंग करने के लिए था, दूसरा उसका डांसिंग प्रैक्टिस के लिए, तीसरे में सिर्फ पीहू, अक्षय और कुहू की तस्वीरें लगी हुई थी जो कि उनकी फैमिली पोर्ट्रेट थी, और एक छोटा सा स्टूडियो भी अक्षय ने बनाया गया था जहां पर पीहू अपने खुद के गाने भी गा सकती थी। असल में ये सब कुछ अक्षय ने सिंघानिया हाउस में देखा था, तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि शादी से पहले वह ये सब अपने घर में पीहू के लिए बनाएगा ताकि शादी के बाद पीहू को कुछ भी अलग महसूस ना हो। तूने कभी नहीं सोचा था कि अक्षय उसके बारे में इतना कुछ सोचता होगा। वही कुछ देर बाद वह दोनों वापस लिविंग रूम में आ गए। जैसे ही पीहू लिविंग रूम में आकर बैठने को हुई, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, मम्मा। पीहू ने अपनी नजर उस तरफ घुमाकर देखा जहां पर उसकी क्यूट सी बेटी मुंह फुलाकर खड़ी हुई थी। उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वह बिल्कुल बाबी डॉल की तरह लग रही थी। कुहू को देखकर ने अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर कुहू दौड़ते हुए पीहू की बाहों में समा गई। कुहू किसी बिल्ली के बच्चे की तरह आकर पीहू से चिपक गई। अक्षय दूर से ये सब देख रहा था। अपनी बेटी की यह हरकत देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हमेशा देखा था कि कुहू मम्मा की प्यार के लिए कितना तरसती है, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उसे अपना परिवार पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर तक पीहू को गले लगाने के बाद कुहू धीरे से पीहू से अलग हुए। उसने पीहू की तरफ देखकर नाराजगी भरे लहजे में कहा, मामा आप बेबी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? बेबी को आपकी कितनी याद आई? बेबी आपसे गुस्सा है? इतना कहकर कुहू ने अपना छोटा सा फेस बुलाकर साइड में देखने लगी। कुहू की बात सुनकर पीहू ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, सॉरी ना बेबी, मामा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से मम्मा चली गई थी। पर अब आप चिंता मत करो, मम्मा बेबी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मम्मा सबसे ज्यादा प्यार बेबी से ही करती है। ये सुनकर कुहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, आप सच में ना सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती हो? तभी अक्षय ने आकर कहा, आपकी मम्मा सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती है। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। दोनों बाप बेटी दो एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूर रहे थे। ये देखकर पीहू ने सर पीट लिया। उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, आप दोनों इस तरह लड़ाई मत करो, मैं आप दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। ये सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया। अक्षय ने कुहू की तरह मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, बीवी क्या सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें मुझसे नहीं करना चाहिए? आखिर मैं तुम्हारा इकलौता प्यारा सा पति हूँ। अक्षय की बात सुनकर पीहू कुछ कह पाती उससे पहले ही कुहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपने डैडी को घूरते हुए कहा, डैडी आप अगर मम्मा के इकलौते पति हो तो मैं भी मम्मा की इकलौती बेबी हूँ, तो मम्मा को इस हिसाब से मुझसे प्यार करना चाहिए, ना कि आपसे। तो आप यहाँ से हटो क्योंकि मम्मा सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। इतना कहकर कुहू सीधा जाकर पीहू की गोद में बैठ गई। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय से बुरी तरह से घूरने लगा। तभी अक्षय के दिमाग में आया और वह भी सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने झट से पीहू और कुहू को झटके सोफे से उठा लिया और अपनी गोद में बिठाया। अब अक्षय की गोद में दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। ये देखकर दोनों ने मुंह बनाकर अक्षय को देखा और अक्षय ने एटीट्यूड से कुहू से कहा, देखा आप तो सिर्फ मम्मा की गोद में बैठ सकती हो, पर डैडी आपकी मम्मा को और आपको दोनों को अपनी गोद में बिठा सकते हैं, इसलिए मामा को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करना चाहिए।
ये सुनकर कुहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, डैडी आप अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे हो, पर याद रखना मम्मा मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी, है ना मम्मा। इतना कहकर कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर पीहू की तरफ देखा। पीहू इस वक्त अपनी बेटी और अपने हस्बैंड पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, जो उसके लिए किसी छोटे से बच्चे की तरह लड़ रहे थे। उसने मन ही मन कहा, आप दोनों के अलावा जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए अब, क्योंकि भगवान ने मेरी भी पूरी कर दी मुझे आप जैसे केयरिंग हस्बैंड और बेटी देकर। यह सोच पीहू ने मुस्कुराते हुए पहले कुहू के गाल पर किस किया और कहा, आपसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये देखकर अक्षय का चेहरा उतर गया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पीहू ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आपसे भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ। ये देखकर अक्षय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षय और कुहू दोनों बाप बेटी एक दूसरे को आंखों ही आंखों में घूर रहे थे। यह बात पीहू भी देख रही थी। तीनों इस वक्त एक बिल्कुल परफेक्ट फैमिली रख लग रहे थे, जहां पर क्यूट क्यूट से लड़ाई अभी होती थी और एक दूसरे से प्यार। कुछ देर तक तीनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से प्यारी प्यारी बातें और खट्टी मीठी नोकझोंक करते रहे। फिर पीहू ने कुहू को गोद में उठाया और उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। तब अक्षय पहले से ही कमरे में जाकर तैयार होकर वापस आ गया था। पीहू ने अक्षय को देखकर, आप कहाँ जा रहे हो? अक्षय ने पीहू की तरफ देखकर कहा, मैं नहीं, हम जा रहे हैं। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने पूछा, पर कहाँ? अक्षय ने कहा, मेरी प्यारी सासू माँ और मेरी इकलौती साली की बैंड बजाने। ये सुनकर पीहू के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पीहू न खुशी से चहकते हुए कहा, आप अभी रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर वह ऊपर कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद पीहू तैयार होकर आई। उसे देखकर अक्षय ने कहा, तुम मुझे सेड्यूस करने का एक भी तरीका मिस नहीं करना चाहती बीवी, बाद में मुझे ही कहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। अब अगर मेरे सामने इस तरह से हॉट हॉट बनकर आओगी तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर लूंगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, अब आप अपनी बातें बंद कीजिए और चलिए। दोनों अपनी कार में बैठकर सिंघानिया हाउस के लिए निकल गए। अक्षय ने पहले ही फोन पर मनोहर जी को बता दिया था कि वह दोनों आज सिंघानिया हाउस जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, सॉरी मुझे पता है। ऑडियो बाय साकिल JX07। अक्षय और पीहू गाड़ी में बैठकर सिंघानिया विला के लिए निकल गए थे। पीहू काफी एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब अक्षय को ये बात पता है कि माया और रेखा ने पीहू के साथ बचपन से कितना ज्यादा बुरा किया है, और पीहू को पिछले जन्म की अक्षय की हरकतें भी आदत है कि अक्षय अगर किसी के साथ बदला लेना चाहे तो उस इंसान क्या का कितना बुरा हाल होता है। रेखा और माया के बारे में सोचकर खुश हो रहे थी। वही अक्षय भी पीहू के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि पीहू काफी खुश है। वही अक्षय ने मन ही मन कहा, बहुत परेशान किया ना तुमने मेरी चेरी को, अब देखो तुम दोनों का मैं क्या हाल करता हूँ। इतना सोचकर अक्षय मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया विला के सामने आकर रुकी। मनोहर जी को पहले से ही पता था और अक्षय ने उन्हें बाहर आने से मना किया था। अक्षय और पीहू दोनों मेन दरवाजे से अंदर जाने को हुए कि दरवाजे पर ही अक्षय रुक गया और उसने अंदर सोफे पर आराम से बैठी माँ बेटी की जोड़ी को देखकर चिल्लाकर कहा, स्वागत नहीं करोगे हमारा सासू माँ? वही रेखा और माया बैठकर मजे से पीहू को फंसाने की प्लानिंग कर रही थी, और उन्होंने जैसे ही यह आवाज सुनी दोनों ने पलटकर देखा। दरवाजे पर ही उन्हें अक्षय और पीहू खड़े दिखाई दिए। अक्षय और पीहू को देखकर रेखा हैरान हो गई और वही माया की तो हालत खराब हो गई। उसे पिछली बार का अक्षय का टॉर्चर याद आ गया। बेचारी माया सोफे पर बैठे बैठे ही कांपने लगी। माया के उलट रेखा की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। रेखा मन ही मन सोच रही थी, मतलब पीहू की शादी दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अक्षय मल्होत्रा से हुई है। ये सोच सोच कर माया का सर दर्द से फटा जा रहा था।
उसे अब अपने मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये बेवकूफ पीहू इतने अमीर इंसान को छोड़कर आखिर उस विशाल के पीछे कैसे आएगी। मैं क्या करूं, कहीं मेरा सारा प्लान खराब ना हो जाए। ये सब रेखा ही मन सोच रही थी। वही माया सोच रही थी कि कहीं अक्षय उसके साथ कुछ करना दे, पर जैसे ही उसने अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी वह थोड़ी शांत हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। वही अक्षय मन ही मन सोच रहा था, आज तुम दोनों माँ बेटी की कमर नहीं तुड़वाई तो मेरा नाम भी अक्षय मल्होत्रा नहीं। चुपचाप खड़ी थी माया ने फिर अपनी घबराहट और अपने डर को कम करते हुए अक्षय की तरफ देखा, जो किसी प्रिंस की तरह हैंडसम लग रहा था। वही ये देखकर उसकी बाजू में पीहू खड़ी है। माया के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने मन ही मन कहा, हर अच्छी चीज बेवकूफ लड़की की ही किस्मत में क्यों होती है, और मुझे हर चीज छीन कर हासिल करना पड़ता है। ये सोचकर माया के दिल में पीहू के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अक्षय और अपने अच्छे से पढ़ लिए थे। मैंने कहा, हमारा स्वागत नहीं करोगे सासू माँ? सासू माँ सुनते ही रेखा अपनी जगह से खड़ी हुई। मनोहर जी कमरे से बाहर निकले, वहीं खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने को ही हुए, तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने रेखा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए, रेखा तुम्हें तमीज नहीं है, हमारा दामाद पहली बार हमारे घर आया है और तुम इस तरह से बैठी हुई हो। जाओ जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। मनोहर जी की बात सुनकर दौड़ते हुए गई, क्योंकि वो मनोहर जी की बात नहीं टाला सकती थी। वही माया अभी भी बैठी हुई थी। ये देखकर मनोहर जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हारे जीजा जी पहली बार घर आए हैं, जाओ जाकर अपनी माँ की मदद करो। मनोहर जी की बात सुनकर माया को गुस्सा तो बहुत आया, पर इस वक्त उनकी बात मानने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। माया भी नफरत भरी नजरों से पीयू को देखते हुए अपनी मां के पीछे किचन में चली गई। कुछ देर बाद दोनों मां बेटी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। वही अक्षय बड़ी सी नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही रेखा ने थाली में से तिलक अक्षय को लगाना चाहा, अक्षय ने अपना सर पीछे करते हुए कहा, सॉरी सासू माँ, पर हमारे घर का अलग रिवाज है, आपको उसी रिवाज से हमारा स्वागत करना होगा, क्योंकि मेरी दादी ने कहा है कि अगर हमारे शादी के बाद की सारी रस्में ठीक तरह से नहीं हुई तो हमारी जिंदगी में परेशानियां आ सकती है। वही ये सुनकर माया को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रेखा ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, जी दामाद जी बताइए। दामाद जी कहते हुए रेखा की आवाज में गुस्सा झलक रहा था, पर अक्षय ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मेरी दादी ने कहा है कि जैसे ही हम पग फेरे के लिए घर पहुंचे, आपको सबसे पहले एक कटोरे में पानी लेकर मेरे और मेरी बीवी के पैर धोकर उस पानी से नहाना होगा, यही रिवाज है। वही यह सुनकर रेखा ने हैरानी से कहा, ये कैसा रिवाज है? अक्षय ने कहा, ये हमारे घर का रिवाज है, इससे बेटी पर आने वाली सभी समस्याएं माँ के ऊपर चली जाती है, और पीहू तो आपकी बेटी है ना। रेखा ने कहा, मैं ये सब नहीं करने वाली। रेखा की बात सुनकर माया ने भी कहा, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर पीहू ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, माँ आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। पीहू की बात सुनकर मनोहर जी ने गुस्से से रेखा से कहा, रेखा ये क्या बदतमीजी है, तुम हमारे दामाद के साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो? वह आज हमारे घर पहली बार आए हैं, और अगर उनके घर का ये रिवाज है तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। रेखा ने मनोहर जी की तरफ देखा, पापा जी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मनोहर जी ने कहा, तुम्हें ऐसा करना होगा, वरना अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरे लिए मेरी बेटी और मेरे दामाद से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है।
ये सुनकर रेखा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर वह किचन में चली गई। उसमें से एक कटोरा लाया और साथ में पानी का छोटा सा पतीला। रेखा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और उसने अक्षय से जूते निकालने को कहा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपने जूते निकाले और अपने पतीले में रख दिए। रेखा ये देखकर हैरान हो गई कि अक्षय के पैर बुरी तरह से मेल से सने हुए थे। अक्षय ने कहा, दादी ने कहा है कि आपको अपने हाथ से मेरे और मेरी बीवी के पैर धोने होंगे। रेखा गुस्से से भरते हुए दोनों के पैर धोने लगी। दोनों के पैर धोने के बाद वह पानी बिल्कुल काला और मेला हो चुका था, क्योंकि अक्षय ने घर से निकलने से पहले अच्छे से गार्डन में अपने और पीहू के पैरों पर मिट्टी लगा दी थी। उस पानी को देखकर रेखा का उल्टी करने को दिल कर रहा था। वहीं माया भी मन ही मन सोच रही थी कि यह सब उनके साथ क्या हो रहा है। अक्षय ने कहा, इस पानी को मुझे और पीहू को मिलकर ही आपके ऊपर डालना होगा। अक्षय की बात सुनकर रेखा ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाथरूम में जाकर नहा लूंगी इससे। अक्षय ने कहा, ये रिवाज नहीं है तो हमें मानना होगा ना दादाजी, देखिए ना सासू माँ मान नहीं रही। इतना कहकर अक्षय ने उदास सा चेहरा बनाकर मनोहर जी की तरफ देखा। मनोहर जी ने गुस्से से कहा, रेखा तुम इस तरह से हमारे दामाद की इंसल्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें उनकी सारी बातें माननी ही होगी। रेखा ने फिर से खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि अब उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ घर की फर्श गंदी हो जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ बाहर आइए, हम कॉरिडोर में आपके सर के ऊपर यह पानी डाल देंगे। रेखा गुस्से से भरते हुए जैसे तैसे घर से बाहर आए। अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़ा और कहा, बीवी चलो, हमें हमारी रस्म भी तो पूरी करनी है ना। पीहू ने अपना सर हिलाया। पीहू को मन ही मन काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वह इस समय माया और रेखा के सामने हंसकर यह नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे मजा आ रहा है। रेखा चुपचाप खड़ी थी, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अक्षय और पीहू ने वो पानी का पतीला उठाया और रेखा के ऊपर सारा गंदा पानी डाल दिया। उनके पैरों की मिट्टी पानी में घुल गई थी और पानी की सतह पर थी। इस वजह से रेखा का पूरा चेहरा और बाल गंदे हो गए। इस वक्त वो किसी भिखारी से कम नहीं लग रही थी। ये देखकर अक्षय ने मन ही मन कहा, अभी तो सिर्फ तुम्हें परेशान करने का पहला स्टेप खत्म हुआ है। सासू माँ आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। इतना कहकर अक्षय ने वो पतीला साइड में फेंका। वहीं जैसे ही रेखा के ऊपर पानी पड़ा, उसकी मुट्ठी आप गुस्से से कस गई। यही हाल माया का भी था। जैसे ही पानी डालने के बाद अक्षय ने मनोहर जी की तरफ देखा। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए उसे थम्स अप का इशारा कर दिया। सासू माँ हो गया, अब आपको और भी रस्में पूरी करनी है। वही रेखा जो गुस्से से भरी हुई थी, उसने मन ही मन अब क्या करवाएगा मुझसे, वह ये सोच रही थी कि अक्षय ने कहा कि मेरी साली को भी करनी होंगी। इतना कहकर उसने माया की तरह मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कुराहट इतनी ज्यादा कातिल थी कि माया एक पल के लिए उसके हैंडसम चेहरे में ही खो गई। वही ये देखकर पीहू की मुठिया गुस्से से कस गई। चुड़ैल डायन मेरे पति पर डालेगी, अबे तेरे साथ क्या करती हूँ। रेखा ने एक रुमाल से अपना चेहरा पोंछ लिया था, पर उसके कपड़े अभी भी गंदे थे। उसे यहाँ से जाने नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा कि सभी रस्में इसी तरह से पूरी करनी होगी। फिर अक्षय ने मुस्कुराते हुए मनोहर जी की तरफ देखा और कहा, दादाजी अब मेरी प्यारी एकलौती साली और मेरी सासू माँ दोनों को मिलकर अपने हाथों से यह पूरा लिविंग रूम साफ करना होगा। अक्षय की बात सुनकर माया ने चिल्लाते हुए कहा, ये कौन सी रस्में हैं। अक्षय ने गुस्से से माया को देखा और कहा, साली साहिबा, मुझे मेरे सामने चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं, और रस्म है तो पूरी करनी होगी, क्योंकि मेरी दादी ने कहा था कि नए नवेले शादीशुदा जोड़े को कई लोगों की नज़र लगती है। इस वजह से जब हम आए तो हमारे साथ आने वाली बुरी नज़रें भी घर के अंदर आ गई, जिस वजह से घर अपवित्र हो गया है।
और ये तभी पवित्र होगा जब घर की महिलाएं यानी कि आप दोनों अपने हाथों से पूरे लिविंग रूम को अच्छे से साफ करेंगे। बाद में आपको यहाँ पर इत्र भी छिड़कना होगा। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने माया और रेखा को घूरते हुए कहा, जो दामाद जी कह रहे हैं वह चुपचाप करो। माया और रेखा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक नौकर बाल्टी भर पानी और 2 पोछे माया और रेखा के हाथों में लाकर दे दिए। माया और रेखा अपने हाथ में पकड़े उस कपड़े को देख रही थी, जिस कपड़े को आज तक उन दोनों में से किसी ने देखा भी नहीं था। आज उसी कपड़े से उन दोनों को यह जमीन साफ करनी थी। मनोहर जी ने कहा, जल्दी से शुरू करो क्योंकि हमें आगे की भी रस्में पूरी करनी है। माया और रेखा ने नफरत भरी नजरों से अक्षय, पीहू और मनोहर जी को देखा और फर्श साफ करने लगी। दोनों की हालत देखकर पीहू को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, वही अक्षय मुस्कुराते हुए सोफे सर टिकाकर उन दोनों को देख रहा था। उसने कहा, अच्छे से कमर टूटेगी। इतना बड़ा लिविंग रूम साफ करते हुए मेरी प्यारी सासू माँ और मेरी साली साहिबा की करीब 2 घंटे तक दोनों माँ बेटी लिविंग रूम साफ करती रही। उनकी कमर बुरी तरह से अकड़ गई थी। अक्षय ने कहा, सासू माँ अब हो गया, अब आप दोनों को जाकर नहा लेना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के शरीर से पसीने की बदबू आ रही है, इस वजह से मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है। इतना कहकर अक्षय अजीब सा चेहरा बनाया। अक्षय की बात सुनकर रेखा और माया ने गुस्से और नफरत भरी नजरों से देखा। वही मनोहर जी ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों जल्दी से जाकर नहा लो, दामाद जी को तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। माया और रेखा गुस्से से पैर पटकते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, क्योंकि उन्हें भी सच में अपने पसीने की बदबू आ रही थी। वो दोनों थोड़ी ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि पीछे से अक्षय की आवाज आई, सासू माँ जल्दी आना, बाकी की रस्में भी पूरी करनी है। अक्षय की आवाज अब माया और रेखा के कानों में कांटों की तरह चुभ रही थी। दोनों जल्दी से ऊपर गई और अपने अपने कमरे में जाकर नहाने लगी। नहाते हुए माया और रेखा का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी अक्षय और पीहू की जान ले ले। खास करके मनोहर जी की। रेखा ने बड़बड़ाते हुए कहा, बुढ़े तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं, बार बार घर से निकालने की धमकी देता है। बुढ़ा कहीं का। वही माया भी गुस्से से कमरे में नहाते हुए मनोहर जी, पीहू और अक्षय को गालियां दे रही थी। उसने अक्षय को याद करते हुए कहा, दिखने में तो किसी राजकुमार से कम नहीं है, पर असल में है एकदम राक्षस। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर नीचे आ गई, क्योंकि मनोहर जी ने भी कहा था कि दोनों को जल्दी ही आना है। दोनों माँ बेटी जल्दी से नीचे आए। अक्षय और पीहू मुस्कुराते हुए मनोहर जी से बातें करते हुए कुछ ना कुछ खा रहे थे। जैसे ही पीहू और अक्षय की नज़र सीढ़ियों से आ रही माँ बेटी की जोड़ी पर गई, दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए यहाँ आइए। सासू माँ माया और रेखा नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर अक्षय और पीहू के सामने खड़े हो गए। अक्षय ने उन दोनों को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अब बस 2 ही रस्में बाकी रह गई है। आपकी अगली रस्में है कि आप दोनों को धूप में मिट्टी के चूल्हे पर हम दोनों के लिए खाना बनाना होगा, क्योंकि यही रस्म दादी ने बताई थी। वही ये सुनकर माया और रेखा का सर चकरा गया। दोनों ने आज तक किचन में कदम नहीं रखा था। ऐसा नहीं था कि दोनों को खाना बनाना नहीं आता था, पर दोनों को कभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। माया ने कहा, क्यों, घर में इतने सारे नौकर तो है, फिर हम क्यों बनाएं। अक्षय ने मासूम सा चेहरा बनाकर मनोहर जी से कहा, दादाजी मैं अपनी दादी की बताई रस्म को नहीं तोड़ सकता। मनोहर जी ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा ना, तुम दामाद जी की कोई भी बात नहीं टाल सकती। रेखा ने गुस्से से अपनी मुठिया कसी और चुपचाप अक्षय की बात सुनने लगी। अक्षय ने कहा, और आप सबको ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, आपको बस आलू सब्जी, पुरिया, छोले भटूरे, गुलाब जामुन, कड़ी चावल, रसगुल्ले। ऐसे ही अक्षय ने 10-20 पकवानों के नाम दोनों माँ बेटी को बता दिए।
अक्षय के खाने के बारे में सुनकर माया और रेखा की आंखें ही बाहर आने को ही माया ने थोड़ा रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, पर इतनी सारी चीजें हम कैसे बना सकते हैं। अक्षय ने कहा, सासू माँ ये तो रस्म है, आपको पूरी तो करनी ही होगी। दादी ने कहा है कि इससे आपकी बेटी यानी कि मेरी बीवी पर अच्छा असर पड़ेगा और वह भी किचन के कामों में अच्छी तरह से परिपूर्ण हो जाएगी। माया ने कहा, तो इसके लिए पीहू को ये सब करना चाहिए, हमें नहीं। अक्षय ने कहा, साली साहिबा ये साली और सासू माँ के लिए ही है, तो ये तो आपको पूरी करनी होंगी ना। मनोहर जी ने कहा, जल्दी से तुम दोनों काम पर लग जाओ, क्योंकि दामाद जी बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, उन्हें हम ज्यादा देर तक इस तरह से इंतजार नहीं करा सकते। तभी दो नौकरानियां माया और रेखा के सामने आ गए। उन्होंने दोनों को चलने को कहा। माया और रेखा जबरदस्ती उनके साथ चली गई। मिट्टी का चूल्हा गार्डन के बीचों बीच धूप में लगाया गया था। आसपास कई सारे खाना बनाने की चीजें रखी गई थी। माया और रेखा का धूप में आते ही चकरा गया। माया ने अपने आप को हवा करते हुए कहा, माँ मैं तो मर जाऊंगी। रेखा ने कहा, तो मैं कौन सी यहाँ पर जिंदा रहने वाली हूँ, पर हमें ये करना ही होगा वरना वह बुढ़ा फिर से आ जाएगा हमें दो बात सुनाने। माया ने गुस्से से कहा, मेरा तो दिल कर रहा है अभी के अभी तीनों का गला घोट कर मार डालूं। उसने इतना ही कहा था कि पीछे से आवाज आई, किसका गला घोटने की बात कर रही थी साली साहिबा आप। जैसे ही यह आवाज दोनों माँ बेटी के कानों में पड़ी, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। माया और रेखा ने घबराकर पीछे पीछे अक्षत मुस्कुराते हुए उन्हें ही देखा रहा था। रेखा ने बात बदलकर कही, दामाद जी बस ये कह रही थी कि एक दोस्त है जो इसे हमेशा परेशान करती है, उसी की बात कर रही थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सासू माँ, दोस्त में तो ये सब चलता ही रहता है। वैसे आप जल्दी से काम कीजिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माया और रेखा बेचारी चुपचाप धूप में खाना बनाने के लिए बैठ गए। उन्होंने देखा लकड़ियां भी गीली थी, जिस वजह से बार बार आग बुझ रही थी और दोनों माँ बेटी अपने मुंह से फूंक मारकर आग जला रही थी। दोनों की आंख इतनी ज्यादा धूप और चूल्हे के सामने बैठने के कारण लाल हो चुकी थी। दोनों पूरी तरह से पसीने लटपट हो गई थी। अक्षय मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। दोनों माँ बेटी करीब 3 घंटे तक वहां पर खाना बनाती रही। दोनों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि दोनों लगभग बेहोश होने को ही थी। अक्षय ने ये देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम दोनों का और भी ज्यादा परेशान होना बाकी रह गया है। मेरी बीवी को परेशान करने की सजा तो तुम दोनों को मिल नहीं थी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रेखा और माया के नहाने जाने के बाद पीहू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में आज तो अक्षय बेटा आपने उन दोनों की अच्छे से बैंड बजा दी। अक्षय ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो भी मेरी बीवी के साथ गलत करेगा उसके साथ में और भी ज्यादा बुरा करूंगा। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, उन्हें तिल तिल करके तड़पाऊंगा जिससे उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी। अभी तो बस शुरुआत है। मेरी सासू माँ और मेरी प्यारी साली साहिबा की जिंदगी के बुरे दिनों की आगे आगे देखिएगा होता है क्या। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी भी मुस्कुराने लगे। आखिर उन्होंने भी कई बार देखा था कि किस तरह से ये लोग पीहू को अपनी बातों की जाल में फंसाकर उससे कई सारे काम कर आते थे और बेचारी मासूम पीहू की बातों में आकर अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करती थी। इसलिए आज दोनों माँ बेटी की ऐसी हालत देखकर मनोहर जी को भी काफी संतुष्टि मिल रही थी। उनके लिए तो इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनके जिंदगी में अगर उनका कोई रिश्ता बचा था तो वह थी उनकी इकलौती पोती पीहू, जिनके लिए वह हमेशा से चिंता में रहते थे कि उनके जाने के बाद पीहू का क्या होगा। पर अब अक्षय की वजह से उन्हें ये चिंता भी नहीं रही थी। उन्हें अब अपने फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था कि उन्होंने पीहू की शादी अक्षय से क्यों कराई।
उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्षय ने कहा, मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे अपनी पोती की शादी कराई जो हमेशा उसका साथ देगा और उसकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किलों को उसकी तरफ आने से पहले ही रोक लेगा। अक्षय ने भी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको कभी अपने डिसीजन पर पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दादाजी, क्योंकि मेरी वाइफ ही मेरी जान है। मैंने आपसे कहा था ना कि जिंदगी में मेरी बेटी कुहू और मेरी बीवी पीहू, ये दोनों ही सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। अक्षय की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी पीहू ने हंसते हुए कहा, वैसे आपने ये रस्में कहाँ से निकाली अक्षु? अक्षय ने पीहू को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, वह क्या है ना, मेरी बीवी बड़ी शरारती है, इस वजह से मैंने ये रस्में तैयार कर ली। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, बेशर्म कहीं, आपको शर्म नहीं आती? दादू यहाँ पर ही है। वही मनोहर जी मुस्कुराते हुए इन दोनों के बीच में चलने वाली खट्टी मीठी नोकझोंक देख रहे थे, जिन्हें देखकर उनके दिल में सुकून मिल रहा था कि उनकी पोती इतनी जल्दी अक्षय के साथ घुल मिल गई। वो मुस्कुराते हुए दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर अक्षय ने कहा, देखो तुम्हारे दादू तो खुश है कि उन्हें इतना प्यारा केयरिंग दामाद मिला है, उनकी बेटी को अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखता है, और तुम एक हो जिसे अपने प्यारे पति की कदर ही नहीं है। इतना कहकर अक्षय ने पीयू की तरफ मासूम सा चेहरा बनाकर देखा। अक्षय का मासूम सा चेहरा देखकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में पतिदेव। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी, जहां से दोनों माँ बेटी की जोड़ी बड़ी मुश्किल से चलते हुए आ रही थी। भले ही उन्होंने कपड़े बदल दिए थे और नहा लिया था, पर उनकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वह दोनों कितनी ज्यादा थकी हुई है। दिन में अपने हाथ से एक गिलास पानी भी लेने वाली माँ बेटी की जोड़ी आज दिन भर से नौकरों की तरह काम कर रही थी, तो उनकी हालत इस तरह की होनी तो जायज था। उन दोनों को देखकर तीनों चुपचाप बैठ गए। माया और रेखा बड़ी मुश्किल से आकर उन तीनों के सामने खड़े हो गए। रेखा ने नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, दामाद जी अब तो सभी रस्में हो गई है ना? तभी अक्षय ने माया पर बम फोड़ते हुए कहा, सासू माँ आपकी तो सारी रस्में हो गई है, पर साली साहिबा को अभी भी एक रस्म करनी होगी। वैसे आपके लिए भी एक छोटी सी रस्म है जो आपको अकेले और मेरी साली साहिबा को अकेले करनी होगी। अक्षय की बात सुनकर माया और रेखा की आंखों में डर फैल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमारी इतनी ज्यादा कमर तोड़ने के बाद भी इसे चैन नहीं मिला, जो फिर से रस्मों की बात पर हमसे काम करवाने वाला है। वो दोनों ये सब मन ही मन सोच रही थी कि तभी अक्षय ने कहा, आप जल्दी से खाना परोस है, क्योंकि हमें देर हो रही है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर अक्षय, मनोहर जी और पीहू बैठी हुई थी। वही माया और रेखा का बुरा हाल था, क्योंकि सुबह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। पर अक्षय ने कहा कि जब तक उन लोगों का खाना नहीं हो जाता, वह दोनों खाने के लिए नहीं बैठ सकती। यही सब सोच सोचकर माया और रेखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी। तीनों को खाना परोसने के बाद दोनों माँ बेटी चुपचाप खड़ी उन तीनों को खाते हुए देख रही थी। खाना तो अच्छा खासा ही बना था। काफी देर तक पीहू, अक्षय और मनोहर जी मजे से खाना खाते रहे। वही माया और रेखा की भूख से हालत खराब थी, पर उन दोनों को पूछने वाला कोई नहीं था। तीनों का खाना खत्म होने के बाद दोनों ने थालियां देखी, थालियों में एक भी खाना नहीं बचा था। ये देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने खाना कम से कम 5 लोगों के लिए बनाया था, जिसे इन 3 लोगों ने ही खत्म कर दिया था। माया की आंखों में अब गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वही खाना हो जाने के बाद अक्षय ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे सासू माँ आपके हाथ में जादू है, अगली बार से जब भी मैं आऊँ आप मेरे लिए अपने इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से खाना बनाना, वह भी चूल्हे पर, क्योंकि गैस का खाना अच्छा नहीं बनता। अक्षय की बात सुनकर रेखा ने दांत पीसते हुए चेहरे पर बड़ी सी नकली मुस्कुराहट के साथ अपना सर हिलाया। उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी अक्षय को हजारों गालियां दे, पर उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था,
क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। वहीं रेखा की भूख से हालत खराब थी। उन दोनों को अभी यह नहीं पता था कि उनके ऊपर एक और बम गिरने वाला है। तभी अक्षय ने कहा, वैसे साली साहिबा, आपकी अगली रस्में है कि आपको ये सभी बर्तन अपने हाथों से साफ करने होंगे। वो क्या है ना, जब भी कोई नई नवेली जोड़ी खाना खाती है और उनकी प्लेट कोई ऐरा गैरा इंसान साफ करता है तो उनके रिश्ते को नजर लग जाती है। और आप तो कोई ऐरी गैरी नहीं हो, इसलिए अब आपको ये रस्म करनी होगी। अक्षय की बात सुनकर रेखा और माया हैरान हो गई। अब यह इंसान उनसे बर्तन भी साफ कर पाएगा? माया, जिसने आज तक एक गिलास भी खुद से साफ नहीं किया था, वह ये बात सुनकर हैरान हो गई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जो गोरे गोरे और बड़े बड़े नेल थे। माया ने इस बार अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए अक्षय ने कहा, देखिए, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और अगर मैंने बर्तन साफ किए तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। माया की बात सुनकर अक्षय ने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम्हें ये रस्म पूरी करनी ही होगी, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई भी रस्म नहीं छूटनी चाहिए, वरना वह हमें घर में नहीं आने देगी और अगर मुझे तकलीफ हुई तो आप दोनों को भी तकलीफ होगी, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। अब तक अक्षय अपने मीठे मीठे शब्दों में दोनों माँ बेटी को फंसा रहा था, पर अब उसने अपनी मीठी चाशनी को पीछे छोड़कर कठोर लहजे में दोनों माँ बेटी को किसी मालिक की तरह ऑर्डर दिया, जैसे कि वो दोनों कोई नौकर हो। कुछ देर बाद किचन में माया गुस्से से भरकर बर्तनों को साफ कर रही थी और रेखा किचन में फर्श पर पोछा लगा रही थी। अक्षय ने यही काम उन दोनों को बताया था और किचन में सिर्फ थोड़े से ही बर्तन नहीं थे, पूरा किचन ही बर्तनों से भरा हुआ था जो कि माया साफ कर रही थी। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत और चेहरे पर गुस्से के कारण बल पड़े हुए थे। दोनों माँ बेटी आज सुबह से काम कर रहे थे, ऊपर से उनके पेट में अन्न का दाना भी नहीं था। सुबह जो ब्रेकफास्ट उन्होंने किया था उसके अलावा अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ी देर पहले ही उन्हें पता चला था कि अक्षय, पीहू और मनोहर जी ने घर के सभी नौकरों को कल सुबह आने को कहकर घूमने के लिए भेज दिया था। इस वजह से अब वह किसी से खुद के लिए खाना बनाने के लिए भी नहीं कह सकती थी। माया ने गुस्से भरी आवाज में बर्तन को साफ करते हुए रेखा से कहा, माँ, मैं उस पीहू को छोड़ूंगी नहीं, जरूर उसने ही यह सब मिस्टर मल्होत्रा से करने के लिए कहा होगा। माया की बात सुनकर रेखा ने भी कहा, मुझे भी यही लगता है, वही बेवकूफ लड़की हमसे ये सब बदला लेने के लिए कर रही होगी, क्योंकि उसने एक बार भी अपने पति को नहीं रोका जबकि वह हमारे साथ इतना कुछ बुरा कर रहा था। माया अपने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं उस पीहू को छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार उसकी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ जाए। पर माँ, हम ये कैसे करेंगे? माया ने थोड़ा उदासी भरी आवाज में कहा। रेखा ने मुस्कुराहट के साथ, हम कुछ ना कुछ करके उसकी प्रॉपर्टी तो हटिया कर ही रहेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा परेशान आज उसके पति ने हमें किया है, हमें उसका सारा बदला उस पीहू के साथ लेना है। दोनों माँ बेटी काम करते हुए मन ही मन पीहू को फंसाने की प्लानिंग कर रही थी। वहीं हॉल में बैठी पीहू उनके मन की सारी बातें आसानी से सुन सकती थी। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिश है? कोई बात नहीं माय डियर बहना और माय डियर माताश्री, आप दोनों की अभी तो मेरे पति ने बैंड बजाई है, जब मैं और मेरी बेटी करेंगे तब देखना आप दोनों का क्या हाल होता है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद दोनों वापस घर के लिए निकल गए। घर जाकर मल्होत्रा फैमिली कल की प्लानिंग में लग गए, क्योंकि वह सब कल ठाकुर विला जाने वाले थे। मल्होत्रा फैमिली की सभी औरतें और साहिल लिविंग रूम में बैठकर कल की बातें कर रही थी। तभी पीहू ने एक्साइटेड होते हुए साहिल से कहा, वैसे साहिल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी कैसी होगी? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, वह तो काफी ज्यादा प्रीति है, आपने तो देखा था ना। तभी वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वैसे उसके परिवार वाले कैसे होंगे? मुझे तो हमारे जैसे ही परिवार वाले चाहिए, जो बिल्कुल हमारी तरह एक्साइटेड और हर चीज में एनर्जेटिक हो।
वसुधा जी की बात सुनकर अवनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वैसे माँ वह लोग तो गैंगस्टर हैं ना, वह तो हमेशा हाथ में बंदूक लेकर घूमते होंगे, हम बिल्कुल हमारे बॉडीगार्ड की तरह। कितना एक्साइटिंग होगा ना, भाई की बीवी बंदूक लेकर भाई के पीछे दौड़ेगी और भाई पूरे घर में भागते फिरेंगे। मैं तो वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करूंगी, मुझे कितने सारे व्यूज मिलेंगे। अवनी की बात सुनकर साहिल ने गुस्से से उसके बाल खींचते हुए कहा, तू मेरी बहन नहीं हो सकती, तू चुड़ैल है। चुड़ैल कभी अपने भाई का अच्छा नहीं सोचती, पता नहीं कौन से ग्रह में तू पैदा हुई थी, जरूर कोई बुरी शक्ति तुझे हमारे घर छोड़कर गई है, जो हमारे जैसे मासूम और प्यारे लोगों को परेशान करने के लिए धरती पर आई है। इतना कहकर साहिल जोर जोर से उसके बाल खींचने लगा। वही साहिल की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से साहिल के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए और उसने इतनी जोर से काटा कि बेचारे साहिल की पकड़ छूट गई और वह जोर जोर से अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगा। उसके हाथों पर अवनी के दांतों के निशान लग चुके थे और बिल्कुल थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। ये देखकर साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, देखे क्या किया आपके बेटे का हाल, अब मैं अपने ससुराल वालों से मिलने जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ कृपा जी के आगे कर दिया। कृपा जी ने उसके हाथ की तरफ देखा जिसमें दांतों के निशान पड़ गए थे। ये देखकर उन्होंने गुस्से से अवनी से कहा, तुम नालायक लड़की, बिल्कुल नहीं सुधरी, पता नहीं शादी के बाद क्या करोगी, अपने पति को भी ऐसे ही काटती फिरोगी। अवनी ने एटीट्यूड से कहा, अगर पति इसके जैसा नालायक निकला तो उसके साथ भी यही करूंगी, और अगर मेरी सास ऐसी निकली तो उसके साथ भी, फिर चाहे वह लोग मुझे इंसान समझे या फिर कुत्ते का बच्चा। उसकी बात सुनकर कृपा जी ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक लड़की, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर उन्होंने तुझे कुत्ते का बच्चा समझा तो इस हिसाब से इनडायरेक्टली मैं और तेरे पापा ही कुत्ते हुए ना। अवनी ने अपने आंखें रोल करते हुए कहा, वैसे मम्मा मैंने आपको ऐसा नहीं कहा, आपने खुद ही खुद को कुत्ता कहा, तो फिर आप मुझे कुछ मत कहना। इतना कहकर अवनी वहां से भाग गई, इससे पहले कि कृपा जी उसे चप्पलों से मारती। वही अवनी के जाने के बाद कृपा जी को समझ में आया कि अभी अभी यह नालायक लड़की उन्हें उनके मुंह पर ही कुत्ता कहकर गई है। ये याद आते ही वह अपनी चप्पल निकालकर अवनी जिस तरफ गई थी उस तरफ भागी। उन्होंने गुस्से से कहा, बाहर निकल नालायक लड़की, आज मैं तेरा अच्छे से पीट पीट कर बुरा हाल कर दूंगी। सबने उन दोनों को इग्नोर किया और अपनी बातों में लग गए। साहिल ने एक्साइटेड होते हुए दादी से, दादी मैंने उनके बारे में पता कर लिया है, मेरी होने वाली बीवी के दादाजी का नाम है दिग्विजय ठाकुर। यह नाम सुनते ही वसुधा जी को एक इंसान का चेहरा याद आ गया, पर उन्होंने फिर सोचा कि जरूरी नहीं कि एक ही दिग्विजय सिंह हो, इसलिए उन्होंने खुद से कहा, यह नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैंने सुना है, हमारे घर की तरह ही मेरे सभी ससुराल वालों का भी दिमाग का स्क्रू ढीला है। साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने उसे घूरते हुए कहा, हमारा स्क्रू ढीला नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग ज्यादा काम का है, और अगर तेरे ससुराल वाले भी हमारी ही तरह हुए तो फिर क्या ही बात, हम सब साथ में मिलकर मजे करेंगे। वही संगीता जी जो सोफे पर बैठकर ढेर सारे चिप्स अपने मुंह में भरकर खा रही थी, उन्होंने कहा, माँ हमें उनके लिए गिफ्ट में क्या लेकर जाना चाहिए, हम बंदूक के लेकर चले क्योंकि उन्हें तो वही पसंद आएगा। संगीता जी की बात सुनकर वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सच में तुम मेरी सबसे प्यारी बहू है, तेरे अलावा किसी को अकल ही नहीं है। वसुधा जी की तारीफ सुनकर संगीता जी खुश हो गई। उन्होंने खुशी से और सारी चिप्स अपने मुंह में ठूंस लिए। वही संजय जी, अक्षय, ओम जी, करण सब हैरानी से अपनी पागल परिवार की औरतों को देख रहे थे, जिनकी बातें किसी कॉमेडियन शो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। अक्षय की नजर पीहू की तरफ गई जो चुपचाप बैठी हुई थी। ये देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ मेरी बीवी पर मेरे परिवार वालों का ज्यादा असर नहीं पड़ा।
उसने इतना सोचा ही था कि तभी उसे पीहू की आवाज सुनाई दी, जिसने एक्साइटेड होते हुए कहा, दादी मैं तो कहती हूँ हम बंदूकों के साथ साथ छोटी छोटी तलवार, खंजर और जो छोटे बम हमारे बॉडीगार्ड के पास होते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, वह भी लेकर चलते हैं, जिससे वह लोग ज्यादा खुश होंगे। पीहू की बात सुनकर बेचारे अक्षय के सर पर बम फूट गया, क्योंकि उसकी बीवी उसकी मां से आगे निकल गई थी और वही वसुधा जी खुशी से पीहू के गाल पर किस करते हुए कहने लगी, तू भी काफी इंटेलिजेंट ही मेरी प्यारी बहू, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरे पोते और बेटे नालायक होने के बावजूद मेरी बहुएं इतनी ज्यादा प्यारी और इंटेलिजेंट है। उनकी बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी, वही बेचारे जेंट्स गैंग है रानी से अपनी पागल मां को देख रहे थे, जो बिना वजह ही उन्हें बेवकूफ कह रही थी। ऑडियो बाय साकिल JX07। मल्होत्रा फैमिली मिलकर ठाकुर फैमिली के लिए क्या लेकर जाना है ये सब प्लान कर रही थी, तभी पीहू ने वसुधा जी को सजेशन दिया कि वह लोग अपने साथ उन्हें गिफ्ट देने के लिए बंदूक के साथ साथ तलवार, चाकू और छोटे छोटे बम लेकर जाए, जिसे सुनकर बेचारे अक्षय के सर पर बम फूट गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उसकी मां की 2 कदम आगे निकलेगी, उसे अब अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन का, भगवान ने चुन चुन कर सारे नमूने मेरी किस्मत में डाले हैं। मेरी माँ और दादी कम थे, जो अब मेरी बीवी भी इनसे 2 कदम आगे निकली। अक्षय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखा करें। संजय जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, तेरे चेहरे पर ऐसे ही एक्सप्रेशन देखकर मुझे खुशी मिल रही है। हमेशा मुझे परेशान करता था कि मेरी बीवी ऐसी है वैसे है, अब क्या हुआ बच्चे? अक्षय ने घूर कर अपने पापा को देखा। अक्षय को घूरते हुए देखकर संजय जी ने मुंह बनाकर कहा, देखना तेरा आने वाला बच्चा या बच्ची बिल्कुल ऐसे ही होंगे और तुझसे चुन चुन कर मेरे सारे बदले लेंगे। संजय जी की बात सुनकर करण जी ने हंसते हुए कहा, क्या भैया आप अभी से उसे डरा रहे हो? अगर उसने हमें अगला वारिस देने के बारे में सोचा ही नहीं तो? ये सुनकर संजय जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहा, क्या जरूरत थी इस पागल को बताने की, अगर इसने हमें पोता पोती दिया ही नहीं तो? उन्होंने अक्षय को घूरते हुए कहा, देख मेरी बातों को सीरियस मत ले, अब मेरी बातों को सुनकर तू यह मत सोचना कि तुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, वरना तेरी माँ मेरा सर फोड़ देगी। उन्होंने इतना कहा ही था कि उन्हें पीछे से किसी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, देंगी नहीं, फोड़ना ही चाहती हूँ। उन्होंने अपना सर पीछे घुमाकर देखा तो संगीता जी गुस्से से उन्हें घूर रही थी। संगीता जी के हाथों में अभी भी चिप्स का पैकेट था, पर उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। उन्होंने संजय जी के बालों को खींचते हुए कहा, आप ऐसे अजीबोगरीब बातें करके मेरे बेटे को भड़का रहे हैं। अगर उसने सच में इन सभी बातों को सच मानकर मुझे मेरा पोता पोती देने के बारे में नहीं सोचा तो मेरा क्या होगा? मेरे आने वाले पोता पोती को मेरे जैसे क्यूट दादी कैसे मिलेगी? इतना कहकर वह संजय जी के बाल खींचने लगी। संजय जी ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, संगीता छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। संगीता जी ने बच्चों की तरह उनके बाल खींचते हुए कहा, ये सब आपको मेरे बेटे को इतने बुरे बुरे आइडिया देने से पहले सोचना चाहिए था। तभी वसुधा जी ने चिल्लाकर कहा, बहू छोड़ना मत इस नालायक को, यह इसी लायक है, इसे गंजा कर दो। इसके बाद उखाड़ उखाड़ कर संजय जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर, आप मेरी मां नहीं हो? वसुधा जी ने मुंह बनाकर कहा, इसी बात का तो मुझे मलाल है कि मुझे तेरे जैसा नालायक बेटा मिला। करण जी ने हंसते हुए कहा, माँ आप क्यों चिंता करती हैं, मैं अभी तो हूँ। करण जी की बात सुनकर वसुधा जी ने उसे घूरते हुए कहा, तू तो इससे भी 2 कदम आगे का नालायक है। तूने जिंदगी में बस एक ही अच्छा काम किया, मेरी कृपा को हमारे घर लाकर। वसुधा जी की बात सुनकर करण जी का दिल कर रहा था कि वह अपना सर दीवार पर फोड़े। उन्हें हमेशा यही लगता था कि जिंदगी में अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो वह है कृपा से प्यार करके।
क्योंकि कृपा किसी ताड़का से कम नहीं थी जो दिन भर उनके सर पर बैठी चिल्लाने का काम करती थी। उन्होंने हैरानी से कहा, माँ, मुझे आज तक लगता था कि मैंने जिंदगी में यही गलत काम किया है और आपके हिसाब से यही सही काम मैंने किया है। मतलब जो मेरे लिए सही है वह आपके लिए गलत है और जो मेरे लिए गलत है वह आपके लिए सही है। वसुधा जी ने करण जी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग बचपन से ही घुटनों में था। बस जब मेरी कृपा तुझे मिली तब थोड़ा दिमाग तुझे आ गया था, उसके बाद फिर से घुटनों में चला गया। इसलिए तो इस तरह की बातें कर रहा है, वरना तुझे अगर दिया लेकर भी ढूंढता तो मेरे कृपा बहू जैसी बहू नहीं मिलती। करण जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बहू किसी देवी से कम नहीं है। ये सुनकर वसुधा जी ने खुशी से कहा, अब की ना तूने असली बात। फिर उन्होंने संजय जी को घूरते हुए कहा, अब मेरी बहू को उसका काम करने दे। फिर उन्होंने प्यार से कहा, संगीता बच्चे अपना काम करो। तो संगीता जी ने खुशी से कहा, हाँ हम। इतना कहकर वह जोर जोर से संजय जी के बालों को खींचने लगी। संजय जी ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी प्यारी बीवी छोड़ दो, तुम सबसे प्यारी हो ना, तुम तो इतनी क्यूट हो, तुम ऐसी बुरी हरकतें करती हुई अच्छी थोड़ी लगी, तुम्हारी क्यूटनेस पर असर पड़ जाएगा। वही यह बात सुनकर संगीता जी ने जल्दी से संजय जी के बाल छोड़ दिए। संजय जी ने चैन की सांस ली। वहीं अक्षय चुपचाप सोफे पर अपना सार टिका कर अपने पागलों के खानदान को देख रहा था, जो दिन भर कोई ना कोई नमूनों वाली हरकतें करते हैं रहते थे। उसने अपने बाल नोचने हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि सभी पागल मेरे ही खानदान में क्यों डाल दिए। भगवान जी ने क्या किसी और के खानदान में जगह नहीं थी, या फिर इन्हें किसी ने रखा नहीं। इसी तरह सबने अपना डिनर कंप्लीट किया। डिनर टेबल पर भी कल की ही बातें चल रही थी। बेचारे सभी आदमी चुपचाप अपने मुंह पर ताला लगाकर डिनर कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे उनके मुंह से कुछ गलत निकला तो उनकी अच्छे से पिटाई होना तय थी। वही साहिल काफी ज्यादा एक्साइटेड था, उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि कल वह अपनी जानेमन से मिलेगा। सभी लोग कुछ देर बाद खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अक्षय और पीहू के कमरे में जैसे ही पीहू अंदर आए, अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही मेरी एक परिवार वालों का असर नहीं पड़ रहा है तुम पर। इतना बकवास और घटिया आइडिया आया कहां से कि हम उन्हें कल गिफ्ट में बंदूक के साथ साथ चाकू, छुरी और क्या बम देंगे। बीवी भले ही वह लोग गैंगस्टर है तो क्या हम गिफ्ट में ये सब देंगे। पीहू ने उन्हें खुशी से कहा, यही सब तो देना चाहिए, क्योंकि उनके काम का यही सब है। अक्षय ने अपना सर पीटते हुए कहा, मुझे लगा था कि इस दुनिया में मेरी माँ से ज्यादा सरफिरी औरत कोई नहीं है, पर तुम तो माँ के टक्कर के बराबर की हो। वही अपनी प्यारी सासू माँ के बारे में बुराई सुनकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घूरकर अक्षय को देखा और कहा, आप मम्मा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अक्षय पीहू को घूरते हुए कहा, मतलब अब तुम अपनी सास के लिए अपने पति के साथ झगड़ा करोगी। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, बिल्कुल। पिया की बात सुनकर अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब पूछते हुए कहा, बीवी आजकल तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर बीवी किसकी हूँ। पीहू की बात सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगा, आखिर उसकी बीवी उसके रंग में ही ढलने लग गई थी। तभी अक्षय ने अपने होते पीहू के होठों की तरफ बढ़ाए। ये देखकर पीहू ने अपना हाथ अक्षय और अपने होठों के बीच में रखते हुए, आज बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल हमें ठाकुर परिवार से मिलने जाना है और मुझे अपनी ड्यूटी स्लिप कंप्लीट करनी है, तो आज के लिए आप सन्यासी बन जाओ। इतना कहकर पीहू ने अक्षय को धक्का दिया और एटीट्यूड से चलते हुए सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गई। वही अक्षय मुंह फाड़कर अपनी बीवी की हरकत देख रहा था। उसने पीहू जिस तरफ गई थी उस तरफ घूरते हुए कहा, आज के लिए तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ बेबी, पर कल बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर अक्षय भी बेड पर आकर पीहू को गले लगाकर सो गया। साहिल का कमरा।
जहां सभी लोग अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे, वही बेचारा साहिल उल्लू की तरह जागते हुए पागलों की तरह बालकनी में बैठकर चांद को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने चांद को देखते हुए कहा, जानेमन, कल मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, फिर मैं जल्दी ही तुम्हें घोड़ी पर बिठाकर अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। वैसे जैसे बाकी पति अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद ही एक गुंडी हो। तुम तो उल्टा मुझे प्रोटेक्ट करूंगी, क्या किस्मत है मेरी। और जैसे सभी लोग अपने पार्टनर को गोद में उठाते हैं, तुम मुझे उठा होगी, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। साहिल अजीबोगरीब तरीके से खुद में ही बड़बड़ा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि इस वक्त वह बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। इसी तरह जागते जागते उसने पूरी रात निकाल दी। अगली सुबह सभी लोग जल्दी से तैयार होकर नीचे आएगा। वही जब पीहू तैयार होकर नीचे आए, तब उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर अपना चेहरा हाथों में छुपा कर बैठे साहिल पर गई। उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ? तभी वसुधा जी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, इस नालायक ने अपना चेहरा खराब कर लिया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि यह नालायक मेरा पोता है। पीहू ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? साहिल ने अपने हाथों को चेहरे से हटाया। उसका चेहरा देखकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। साहिल के आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह रात भर सोया नहीं है। उसकी आंखें भी लाल थी और चेहरा सूजा हुआ नजर आ रहा था। पीहू ने हैरानी से कहा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? साहिल ने बच्चों की तरह अपना मुंह बनाकर कहा, कल मैं अपनी जानेमन से मिलने की खुशी में बालकनी में बैठा चांद को देख रहा था। वह बैठे बैठे हैं पूरी रात निकल गई और मुझे पता ही नहीं चला। सुबह सुबह 5 बजे मेरी नींद वहीं पर बैठे बैठे लग गई। वसुधा जी ने गुस्से से एक एप्पल उठाकर साहिल को फेंककर मारते हुए कहा, इस नालायक में ठंड के दिनों में पूरी रात बालकनी में गुजार दी, अब इसका चेहरा फूल कर गुब्बारे की तरह हो गया है। अब तो वो लड़की से देखते ही रिजेक्ट कर देगी। यह मेरा नाम डुबाकर ही रहेगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में यह नालायक हमारे घर पैदा हुआ था। वसुधा जी की बात सुनकर कृपा जी ने जल्दी से कहा, अमावस के दिन पैदा हुआ था। कृपा जी की बात सुनकर वसुधा जी ने कहा, इसीलिए इसके अंदर राक्षस वाले गुण आए हैं, वरना मैं तो सोचो कि मेरी जैसी एंजल और तुम्हारे जैसे एंजल तुम्हारा बेटा और मेरा पोता एक शैतान कैसे हो सकता है। पर अब मुझे समझ आया, यह अमावस का काला चांद है हमारे घर पर। हम दोनों की बात सुनकर बेचारे साहिल ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, आप दोनों सबसे बुरी हो। इतना परेशान हूँ और आप लोग मुझे सॉल्यूशन बताने की जगह पर यहाँ पर मेरी बुराई कर रही हो। साहिल की बात सुनकर संगीता जी ने कहा, नालायक लड़के, हमने कहा था तुझे रात भर बालकनी में चांद को देखने के लिए। हम आज तुझे मिलवाने तो लेकर ही जा रहे थे तेरी जानेमन से, फिर ऐसी कौन सी तुझे पागलपन का दौरा पड़ा था जो तू रात भर पागलों की तरह चांद को देख रहा था। अब तेरा चांद तुझे देखने से रहा बेटा, तो भूल जाओ, लड़की तुझसे शादी करेगी। साहिल ने लगभग रोते हुए कहा, ऐसे मत कहो, अगर मेरी जानेमन मुझे नहीं मिली तो मैं इस घर के सबसे ऊपर वाले माले से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने मुंह बनाकर कहा, और अगर तेरा हाथ पैर टूट गया और तू जिंदा बच गया तो हमारे ऊपर ही बोझ बनेगा। हम फिर टूटे हाथ पैर के साथ तुझे जिंदगी भर पालेंगे। ये सुनकर साहिल ने वसुधा जी को घूरते हुए कहा, मतलब अगर मैं मर गया तो कोई चिंता नहीं है। वसुधा जी ने भी बिंदास होकर कहा, अगर तुझे मारना है तो उसमें हम क्या करेंगे। इंसान जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है और मरता भी अपनी मर्जी से। अब हम तुम्हें थोड़ी जबरदस्ती मरने को कह रहे हैं। साहिल ने अपना सर पीटते हुए कहा, कैसे लोग हो आप, अपने बेटे को सांत्वना देने की जगह पर उसे मरने की सलाह दे रहे हो। संगीता जी ने कहा, हमने कब तुझे सलाह दी, तू खुद ही ले रहा है। हम तो बस तुझे सजेशन दे रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। कृपा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तेरी मर्जी जो आए वो कर। मैंने बचपन से कभी तुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोपी, अब क्या थोपूंगी।
साहिल ने बेचारा सा मुंह बनाकर पीहू की तरफ देखा, जो बहुत ही दया वाली भावना के साथ उसे देख रही थी। साहिल जल्दी से पीहू के गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर सबने अपने कानों में हाथ रख दी, यहाँ तक कि पीहू ने भी। वही अक्षय, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जैसे ही उसने साहिल को पीहू के गले लगे देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह जल्दी से सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया और उसने झटके से पीहू को अपनी तरफ खींचा और साहिल को धक्का दे दिया। बेचारा साहिल पीहू को पकड़कर रो रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया कि उसके सामने उसका राक्षस भाई आ गया है। इसलिए वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसने अपने कमर के पीछे हाथ रखते हुए कहा, मर गया, टूट गई मेरी कमर। साहिल के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोगों ने अपनी आंखें खोली और अपने कानों पर से हाथ हटा दिया। जैसे ही सब ने उसे गिरा हुआ दिखाई दिया देखा, सब लोगों ने कहा, देख, नमूने नहीं फिर से कांड कर दिया। वही अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे दोनों हाथ कटवा दूंगा अगर फिर से मेरी बीवी को हाथ लगाया तो। साहिल ने अपने भाई की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, भाई आप ऐसे क्यों हो? भाभी तो मां समान होती है, तो फिर आप क्यों जलते हो? अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, माँ हो या दादी माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बीवी सिर्फ मेरी है। तभी पीछे से किसी की गुस्से मेरी आवाज सुनाई, नहीं वह मेरी मम्मा है। सबने पीछे पलटकर देखा, पीछे कोहू ब्लैक कलर की टी शर्ट और वाइट कलर की शॉर्ट पहनकर गुस्से से अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए साहिल को घूर रही थी, जैसे अभी के अभी साहिल के सारे बाल नोच डालेगी। साहिल ने अपनी कमर को सहलाते हुए कहा, एक राक्षस कम था, जो अब उसकी राक्षस बेटी भी आ गई है। भगवान, क्या नसीब लिखा तूने मेरा। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाए और बनाया तो तूने मुझे गैंगस्टर का जमाई। साहिल ने ये सब जोर से कहा था। वही साहिल की बात सुनकर कृपा जी, संगीता जी और वसुधा जी एक साथ चिल्लाई, तू शायर कब बना? साहिल ने भी हंसते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता। पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, पर ये तो कितना अच्छा बन गया ना, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाए और बनाया भी तो तूने मुझे गैंगस्टर का जमाई। साहिल, सच में तुम एक नंबर हो। साहिल ने अपनी तारीफ सुनकर खुश होते हुए कहा, भाभी मुझे भी अपना ये टैलेंट आज ही पता चला। पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे टैलेंट को बढ़ावा देंगे। अक्षय ने उन दोनों को मजाक उड़ते हुए कहा, तुम दोनों अपने ये घटिया जोक्स अपने पास ही रखना, वरना लोग तुम्हारे जोक सुनकर हार्ट अटैक से मर जाएंगे। अक्षय की बात सुनकर पीहू साहिल का मुंह बन गया। वही कुहू ने गुस्से से साहिल को घूरते हुए कहा, किसी और का तो नहीं पड़ता डैडी, पर अगर चाचू ने फिर से मेरी मम्मा को पकड़ा तो बेबी चाचू को टकला कर देगी, फिर चाचू को कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई शादी करेगा, चाचू कुंवारे ही मरेंगे। ऑडियो बाय साकिल JX07। कुहू की बात सुनकर साहिल ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपने डैडी की तरह गंदी बच्ची हो। कुहू ने साहिल की बात सुनकर कहा, मैं चाचू, मैं जैसी भी हूँ, पर आपकी तरह अक्ल से पैदल नहीं हूँ। वही अपने लिए अकल से पैदल सुनकर बेचारे साहिल का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसने एक नज़र वसुधा जी की तरफ देखा और रुआसी आवाज में कहा, दादी आप कुछ तो करो, आपको अपने प्यारे पोते की कोई चिंता नहीं है। आज मुझे मेरी जानेमन से मिलने जाना है, अगर उसने मेरा ऐसा चेहरा देख लिया तो मैं क्या करूंगा। दादी आप चाहती हो आपका पोता कुंवारा मरे, आप चाहते हो ना आपके ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, तो फिर कुछ करो, क्योंकि आपको मेरे जैसा प्यारा पोता नहीं मिलेगा। मैं सच्ची आपके लिए पूरी एक क्रिकेट टीम बना दूंगा, पहले मेरी शादी करवाओ। साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने कहा, बात तो सही कह रहा है, तू मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का सवाल है, मुझे तेरा हुलिया तो ठीक करना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने घर की एक नौकरानी को इशारा किया और कहा, जल्दी से मेकअप का बॉक्स लेकर आओ। फिर उन्होंने साहिल को उंगली के इशारे से कहा, इधर आओ। साहिल भी चुपचाप चलकर वसुधा जी के पास आया। वसुधा जी ने उसे सोफे पर बिठाया। तीनों माताएं उसकी ओर मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। साहिल बेचारा किसी फंसे हुए बकरे की तरह चुपचाप बैठा हुआ था।
वसुधा जी ने मेकअप किट उठाए और साहिल का मेकअप करना शुरू कर दिया। वसुधा जी, संगीता जी, कृपा जी और पीहू चारों मिलकर साहिल का मेकओवर कर रहे थे। साहिल बेचारा कस के अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, अब आपके हवाले वतन माताओं। कुछ देर बाद वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अपनी आंखें खोल। फिर उन्होंने साहिल के सामने मिरर रख दिया। साहिल ने मिरर में खुद के चेहरे को देखा। इस वक्त वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, इनफैक्ट वो काफी हैंडसम लग रहा था। वह खुशी से वसुधा जी के गले लग गए। उसने कहा, दादी आप बेस्ट हो। वसुधा जी ने खुद पर प्राउड फील करते हुए कहा, वह तो मैं पैदा ही सी बेस्ट थी, बस तुझे अभी अभी समझ में आया। साहिल ने उनके गालों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू दादी। तभी किसी ने उसके बम पर जोर से छड़ी मारी। उसने पीछे पलटकर देखा, पीछे ओमजी गुस्से से उसे घूर रहे थे। उसने मुंह बनाकर कहा, दादू अब आप बुढ़े हो गए हो तो फिर इतनी क्यों जल रहे हो। ओम जी ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम नालायक लड़के, मेरी बीवी को आई लव यू कैसे कहा तुमने, और उसके गाल पर भी किस किया। इतना कहकर वह आगे बढ़े। उन्होंने वसुधा जी के गालों को पोंछकर अपने होठ वहां पर रख दिए और किस करते हुए कहा, यहाँ पर सिर्फ मैं किस कर सकता हूँ। ओमजी की हरकत देखकर साहिल ने मुंह बनाकर कहा, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। ओम जी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुझे आज पता चला हमारे घर में किसी को शर्म नहीं आती। ओम जी ने बिंदास होकर कहा। साहिल ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एक बार मेरी जानेमन को आ जाने दो, उसके बाद मैं भी आप सब की तरह बेशर्म बनकर दिखाऊंगा। साहिल की बात सुनकर वसुधा जी ने उसे घूरते हुए कहा, पहले हमें उस चीज के लिए ये से निकलना होगा। ओम जी ने अपनी छड़ी से साहिल के मारते हुए कहा, आगे से कभी मेरी बीवी को किस मत करना, वरना तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। साहिल ने मुंह बनाकर कहा, आप एक नंबर के जल कुकड़े हो दादू। साहिल की बात सुनकर ओम जी ने गुस्से से कहा, अगर मेरी जलन के बारे में तुझे बता दिया ना तो तू पेंट में सुसु कर लेगा। तुझे क्या लगता है मेरी इतनी खूबसूरत बीवी के पीछे आज तक कोई नहीं पड़ा होगा। हमारे कॉलेज के दिनों में एक था, दिग्विजय ठाकुर था, जो मेरी बसु के पीछे था, उसकी मैंने अच्छे से बैंड बजाई थी। साहिल ने मुंह बना कहा, तब आप जवान थे, अब तो आप बूढ़े हो गए हो। अब अगर किसी ने दादी पर नजर डाली तो आप क्या करोगे। ओम जी ने गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, उस इंसान की मार मारकर बम सुझा दूंगा। सात्विक ने मुंह बनाकर कहा, दादू अब चलिए अपनी डींगे बाद में आप मारना, पहले हमें निकलना है। ओम जी ने उसे भी एक छड़ी मारते हुए कहा, पता नहीं सारे नालायक मेरे ही घर पैदा कैसे हो गए। वसुधा जी ने कहा, चलो चलो हमें देर हो रहे हैं। कुछ देर बाद पूरी मल्होत्रा फैमिली 3 गाड़ियों से ठाकुर मैंशन के लिए निकल गई। ठाकुरों के लिए गिफ्ट में सच में बंदूक और तलवार रखे हुए थे, जो कि तीसरी गाड़ी में बैठी संगीता जी और कृपा जी के पास है। संगीता जी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। संगीता जी ने बच्चों की तरह कृपा जी से कहा, हमारे होने वाले समधी तो गुंडे हैं, हम तो काफी ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं। संगीता जी की बात सुनकर कृपा जी ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ दीदी, हमारी तो काफी इंजॉयमेंट होगी। फिर संगीता जी ने खुशी से कहा, वैसे उन्हें हमारा गिफ्ट तो पसंद आएगा ना। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी थाली को खोलकर देखा, जिसमें 10 से 12 गण थी। संगीता जी के हाथ में पकड़ी थाली को देखकर कृपा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, बिल्कुल पसंद आएंगे दीदी, क्योंकि उन लोगों को इन्हीं के साथ तो दिन भर काम पड़ता है। संगीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ हमारी गैंगस्टर बहू से मिलने के लिए। हम सात्विक के लिए ना कोई दूसरे टाइप की बहू ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारी एक बहू तो बिल्कुल हमारी तरह क्यूट और प्यारी है। दूसरे गैंगस्टर हम तीसरी पुलिस वाली या फिर चोर ढूंढ लेंगे। संगीता जी की बात सुनकर सात्विक, जो कि उनकी गाड़ी चला रहा था, बेचारे का रोने का दिल कर रहा था। उसने मन ही मन का, पता नहीं मेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है।
ये लोग सच में मेरे लिए कोई पागल ना ढूंढ ले, उससे पहले मुझे ही अपने लिए कोई ढूंढनी ही होगी, उसने मन ही मन कहा। जल्दी ही मैं अपने लिए भी कोई ढूंढ लूंगा। वहीं दूसरी गाड़ी में अक्षय थी, पीहू, कुहू और अवनी थे। अवनी और कुहू दोनों पिछली सीट पर बैठी हुई थी और सामने की दो सीट पर पीहू और अक्षय। पीहू एक्साइटेड लग रही थी, वह जब से गाड़ी में बैठी हुई थी किसी को कंटिन्यू मैसेज कर रही थी। ये देखकर अक्षय ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, बीवी तुम इतनी देर से किससे मैसेज कर रही हो, वह भी इतने मुस्कुराकर। अक्षय की बात सुनकर पीहू कुछ कह दी उससे पहले ही अवनी ने चिल्लाकर कहा, भाई अब भाभी इतनी क्यूट प्यारी और स्वीट है, आप खड़ूस जंगली और राक्षस हो तो भाभी को किसी और से तो बात करनी ही होगी ना, वरना आप दोनों के बीच झगड़े होंगे ना। अवनी की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, लगता है तुम्हारी पॉकेट मनी इस महीने भी तुम्हें मिली है। अगले महीने के लिए तैयार हो जाओ, बिना पैसे के एक महीना निकालने के लिए। अक्षय की बात सुनकर बेचारी अवनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने अपने दांत दिखाकर मस्का लगाते हुए कहा, भाई मैं तो मजाक कर रही थी, भाभी अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होंगी है ना भाभी। इतना कहकर अवनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर पीहू की तरफ देखा। पीहू ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। अवनी ने फिर अक्षय को मस्का लगाते हुए कहा, भाई आप तो मेरे प्यारे दुलारे भाई हो, आप अपनी इकलौती प्यारी छोटी मासूम क्यूट बहन पर इस तरह के अत्याचार कैसे कर सकते हो। अगर मेरी फिर से पॉकेट मनी बंद हो गई भाई, आपकी बहन मर जाएगी। पहले से ही मेरी माँ और आपकी दादी माँ दोनों ने मिलकर मेरी 2 महीने की पॉकेट ले ली। अब आप मुझ पर तरस खाओ वरना मेरा क्या होगा। अवनी की बकबक सुन छोटी कोहू जो टैबलेट में कुछ कर रही थी, उसने इरिटेटेड आवाज में कहा, बुआ चुप हो जाओ वरना सब पागल हो जाएंगे और फिर हमें चाचू के लिए लड़की देखने जाने से पहले आपको पागल खाने छोड़कर आना होगा। कुहू की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम शैतान लड़की, कभी बाज नहीं आती। सब मस्ती मजाक और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए कुछ देर बाद एक बड़े से घर के सामने पहुंचे। ये घर मल्होत्रा मैंशन जितना बड़ा और विशाल नहीं था, पर काफी बड़ा और खूबसूरत था। घर के बाहर बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ था, ठाकुर सदन। सबसे पहले वसुधा जी की गाड़ी वहां पर आकर रुकी, पीछे ही अक्षत और सात्विक की गाड़ी भी आकर रुकी। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकले। वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम आ गए हमारे नए संधियों से मिलने। सभी लोग काफी एक्साइटेड लग रहे थे। बॉडीगार्ड भी मल्होत्रा परिवार के साथ ही मौजूद थे। ठाकुर सदन के बाहर खड़े सभी बॉडीगार्ड ने जब मल्होत्रा परिवार के बॉडीगार्ड्स को देखा तो वो उन्हें रोकने के लिए सामने नहीं आए, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कौन था जो कि मल्होत्रा परिवार के पावर के बारे में नहीं जानता था। बॉडीगार्ड अपने आप पीछे हट गए। उनमें से एक बॉडीगार्ड अंदर दौड़ते हुए गया। अंदर बड़े से लिविंग रूम में एक आदमी जिसकी उम्र यही कुछ 75 साल के आसपास होगी, वह बैठा हुआ था। उसके साइड में है 2 आदमी जिनकी बड़ी बड़ी मूछें और चेहरे पर ताव था, वह बैठे हुए थे। उनकी साइड में 2 औरतें और एक लड़का बैठा हुआ था। बॉडीगार्ड दौड़ते हुए अंदर आया। उसने अपना सर झुकाकर कहा, ठाकुर साहब बाहर मल्होत्रा फैमिली के लोग आए हैं। वहीं ये सुनकर दिग्विजय ठाकुर जो कि इस परिवार के मुखिया थे, उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने फिर से कहा, क्या कहा तुमने। बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाकर कहा, बाहर दुनिया के नंबर 1 मल्होत्रा फैमिली आई है। ये सुनकर अपनी खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही बाकी सब भी अपनी जगह से खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, पापा ये हमारे घर क्यों आए हैं। दिग्विजय जी ने कहा, इसके बारे के हमें बाहर चलते तब देखते हैं। पूरी ठाकुर फैमिली बाहर जाने लगी। वहीं वह लड़का यानी कि अर्नव, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जल्दी से बाहर आओ तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। ये पढ़कर अर्नव जो कि दिग्विजय जी का पोता था, वह अपने परिवार वालों के साथ बाहर निकल आया। बाहर ही पूरी मल्होत्रा फैमिली मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अर्नव का ध्यान सबसे पहले पीहू पर गया जो कि अक्षय के साइड में खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, यह नालायक लड़की इतनी बार कहने पर भी मेरे घर नहीं आई।
और आज ऐसे बिना बताए आ गई और कल से मुझे मैसेज करके परेशान कर रही है। अर्नव ने मन ही मन पीहू को गुस्से से घूरते हुए कहा। वहीं दिग्विजय जी जो की सोच में थे कि मल्होत्रा परिवार उनसे मिलने क्यों आया है, जैसे ही उनकी नज़र सामने खड़ी वसुधा जी पर गई उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वहीं सामने खड़े ओम जी और वसुधा जी की भी हालत यही थी। ओम जी तो गुस्से से दिग्विजय जी को घूर रहे थे, पर दिग्विजय जी बड़े प्यार से वसुधा जी को देख रहे थे। वसुधा जी अजीब तरह से दिग्विजय जी को देख रही थी। अचानक से दिग्विजय जी और वसुधा जी के मुंह से एक साथ निकला, दिग्गू वसु तुम दोनों को इस तरह से एक दूसरे को देख कर रिएक्ट करता देख परिवार के बाकी लोग हैरान थे। वही ओम जी गुस्से से दिग्विजय जी को घूर रहे थे। उन्होंने वसुधा जी को खींचकर अपने सीने से लगाकर कहा, वसुधा आप इधर आइए। ओम जी की हरकत देखकर दिग्विजय जी की नज़र ओम जी पर गई। ओम जी को देखकर उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, ओमी तू? ओम जी ने दिग्विजय जी को घूरते हुए कहा। दिख नहीं रहा? दिग्विजय जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, दिख रहा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी सबको साइड में धकेलते हुए साहिल हड़बड़ी में आगे आया और सीधा दंडवत प्रणाम करने के लिए दिग्विजय जी के चरणों में लेट गया। उसने दिग्विजय जी के पैर पकड़ते हुए कहा, मेरे होने वाले दादा ससुर, मैं आपका प्यारा इकलौता होने वाला दामाद। साहिल की हरकत के वजह से सभी लोग हैरान हो गए। दिग्विजय जी ने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने? साहिल ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहा, मैं आपका होने वाला इकलौता क्यूट सा दामाद। साहिल की बात सुनकर पूरी ठाकुर फैमिली शॉक हो गई। वहीं अर्नव को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लगातार पीहू को घूर रहा था जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अर्नव आगे चलकर आया, उसने पीहू की तरफ देखो ये सब क्या है? वही अक्षय अर्नव को पीहू के पास आते आते हुए देखा। उसने कहा, मेरी बीवी से दूर रहो। वही यह सुनकर बेचारे अर्नव का दिमाग चकरा गया। उसने पीहू से हैरानी से कहा, तूने शादी कब की? पीहू ने उसे शांत होने को कहा और कहा, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी, पहले मुझे ये बताओ कि यह तीनों एक दूसरे को देखकर इस तरह से हरकत क्यों कर रहे थे? अर्नव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता, पहले ये बताओ कि तुम सब मेरे घर पर क्या कर रहे हो? पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वह सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि अनिका कहाँ है? अर्नव ने कहा, अनिका बाहर गई हुई है। ये सुनकर बेचारी पीहू का चेहरा उतर गया। वहीं साहिल को इस तरह से हरकत करता देख ओम जी ने अपनी छड़ी उठाकर उसकी कमर पर जोर से मारी। बेचारा साहिल दर्द के कारण चिल्लाने लगा और झट से उठकर बैठ गया। उसने ओम जी को घूरते हुए कहा, दादाजी आप बहुत बुरे हो। ओम जी ने उसे छड़ी से पीटते हुए कहा, नालायक लड़के, तुमसे तो मैं अच्छा हूँ, ये क्या कर रहे हो? साहिल ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा, अपने होने वाले दादा ससुर को प्रणाम कर रहा था दादाजी। वही दिग्विजय जी हैरानी से साहिल को देख रहे थे जो कि ओम जी को दादाजी और वसुधा जी को दादी कह रहा था। ये देखकर उन्होंने मन ही मन कहा, ओमी के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उन्होंने प्यार भरी नजरों से वसुधा जी को देखा जो अभी भी हैरानी से उन्हें ही देख रही थी। उन्होंने मन ही मन का, मेरी वसु को मुझसे छीनकर अब तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है, अब बुढ़े तेरी बैंड तो मैं बजाऊंगा। इतना सोचकर वो मुस्कुराने लगे। वही वसुधा जी ने उन्हें मुस्कुराता देखा तो कहा, दिग्गी तेरी बीवी कहाँ है? ये सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक से पीछे से दो लोगों की जोर जोर दहाड़े मारकर रोने की आवाज सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा जहां पर दिग्विजय जी के दोनों बेटे जो कि दिखने में हटे कट्टे थे, वह छोटे बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। ये देखकर दिग्विजय जी ने अपना जूता उतार कर दोनों को मारते हुए कहा, नालायक लड़कों, इस तरह से क्यों रो रहे हो? उनके बड़े बेटे जाने की अंशुमन ठाकुर ने कहा, पापा मम्मा की याद आ गई। दूसरे बेटे आयुष्मान ने कहा, मुझे भी पापा। इतना कहकर दोनों फिर से दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मल्होत्रा फैमिली हैरानी से इतने बड़े बड़े आदमियों को देख रही थी जो कि पागलों की तरह रो रहे थे।
वहीं उन दोनों को रोता देख दोनों की बीवियों ने भी रोना शुरू कर दिया। दिग्विजय जी ने अपने बालों को खींचते हुए कहा, चुप हो जाओ। अर्नव बेचारा सर पर हाथ रखकर अपने परिवार वालों को देख रहा था। अवनी मजे से चिप्स खाते हुए सब तमाशा देख रही थी। तभी सात्विक ने अवनी के कान में कहा, ये तो हमसे भी 2 कदम आगे हैं। अवनी ने एक्साइटेड होते हुए, भाई कितना मजा आएगा, हमारी पागल फैमिली, इनकी हमसे भी पागल फैमिली, मतलब हम एक पागल खाना खोल सकते हैं। वह अवनी की बात सुनकर सात्विक ने उसे घूरते हुए कहा, चुप कर नालायक लड़की। अवनी ने मुंह बनाकर सात्विक को देखा। आखिर ने अर्नव ने चिल्लाकर कहा, प्लीज आप सब चुप हो जाओ, घर पर कोई आया है, इसका तो ध्यान करो। बाद में चिल्लाकर रोना। अर्नव की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा क्या है कनेक्शन दिग्विजय ज्योम जी और वसुधा जी के बीच। वैसे इन तीनों की केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग और फनी होने वाली है। अभी तक तो आप लोगों ने साहिल की गैंगस्टर को भी नहीं देखा और यहाँ पर उसकी 2 पागल साले अभी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि किसी फुलझड़ी से कम नहीं होंगी।